नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ख्याल रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, इसी कामना के साथ आइए आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत खंड काव्य का सामान्य परिचय अध्ययन कर रहे हैं। तो आज ये हमारा दूसरा दिन है। हम लोग इसके आगे के वीडियो में कुछ भागों को अध्ययन किया है। दोस्तों, आज हम लोग इसे दूसरे भाग में उसके आगे के शब्दों को, उसके आगे के कथानक को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और जो मेघदूत जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और सभी संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। दोस्तों, तो आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले का आज का एक मोटिवेशन कोड है। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अपने मंजिल को पाने के लिए हमें ठानना ज़रूरी है और अब ठान के अपने मंजिल को प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें, अपने घर परिवार के, अपने माँ बाप के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, इसी कामना के साथ, इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ हमारा यहाँ से शुरू होता है। प्रिया के वियोग के कारण दुर्लभ यक्ष की कलाई में स्वर्णिम। अच्छा, उसके पहले हम लोग थोड़ा पीछे के कथानक को देख लेते हैं। इसे कालिदास द्वारा लिखा गया है, दो भागों में है। मेघदूत दो भागों में है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। और जो मेघदूत है वह अलका नगरी का एक कोई कुबेर राजा थे। वो अपने यक्ष को, अपने मालिक को, अपने सेवक को शाप दे दिए थे, जिसके कारण वह कोई कार्य में भूल किया था, उसी के कारण उसे शाप दिए थे। उसका कारण पता लगने पर पता चलता है कि वह अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसी कारण उसे अपने कार्य में देरी हो गई थी, जिससे गुस्सा होके, नाराज होके, क्रोधित होके कुबेर ने उसे शाप दे दिया। 1 वर्ष के लिए वह रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है। रामगिरी पर्वत चित्रकूट में है और कुछ लोग उसे नागपुर रामटेक मानते हैं। वह रामगिरी पर्वत घनी छाया वाला है और सीता जी के स्नान से और राम जी के चरणों से पवित्र पुण्य है। दोस्तों, उसके बाद जब वहाँ वो निवास कर रहा था, उसके बाद आगे के कथानक यहाँ से है कि प्रिया के वियोग के कारण दुर्लभ यक्ष की कलाई से स्वर्णमित कंगन के गिरने से वह रिक्त कलाई वाला हो गया है। यहाँ पूछा जाता है कि जो यक्ष था वह कैसा हो गया है, तो वह बहुत ही दुर्लभ हो गया है और कंगन गिर जाने के कारण सोनी कलाई वाला हो गया है। दुर्लभ क्यों हो गया है, वह दुर्बल क्यों हो गया है, पतला क्यों हो गया है, तो प्रिया के वियोग में। उसके बाद यहाँ पे है कि वो यहाँ पे अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुँचाने के लिए क्या करता है। जब वह रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा होता है तो एक दिन वह आषाढ़ के प्रथम दिन पर हाथी के समान बहुत बड़े मेघ को क्रीड़ा करते हुए, पर्वत को उखाड़ते हुए, ऐसे लग रहा था कि पर्वत को उखाड़ रहा है। तो ऐसे बादल को देखा, मेघ को देखा, जिससे वो क्या करने लगा था, उसी से अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व यक्ष कुटज क्या होता है कि गिर मल्लिका के पुष्प से मेघ का अर्घ देता है, यानी मेघ की पूजा करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यक्ष था वह मेघ की पूजा किस पुष्प से किया था, तो कुटज के पुष्प से किया था। कुटज जो होता है एक पहाड़ी पुष्प होता है, गिरि मल्लिका यानी पहाड़ी पुष्प होता है, उसी से उसे क्या किया था, पूजा किया था। वैसे अर्घ शब्द जो है, अर्घ्य शब्द में 9 चीज़ों का और 7 चीज़ों का जो है लोग डाल के अर्घ्य देते हैं, जिसमें
घी शहद मीठा पता नहीं क्या क्या होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि धुआं अग्नि जल एवं वायु से बने जड़ मेघ से मेघ से भी वह कामार्ता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मेघ है वह न मेरी बात सुन रहा है और ना ही मेरा संदेश ले जाएगा, फिर भी वह क्या है, कामार्ता के कारण ही कामी व्यक्ति को कहते हैं ना, प्यार में मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे ढूंढता हूँ जैसे प्यासी बदली सावन को, कैसे कैसे एक गाना है ना दोस्तों। तो वही बात है कि जो कब प्यार अंधा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती हैं। तो जो ये मेघ है वह क्या है कि वह धुआं से, अग्नि से, जल से और वायु से बना हुआ है, यानी एक प्रकार के समझिए तो निर्जीव ही है, लेकिन कामार्ता के कारण यानी कामी व्यक्ति के होने के कारण वह संदेश ले जाने के लिए निवेदन करता है। कौन करता है? यक्ष करता है। किससे? मेघ से। क्यों? क्योंकि वो कामार्ता के कारण वो अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करता है और विरह के दिन काट रहा है तो उसे रहा नहीं जाता। रामायण में भी इस बात का जिक्र है कि जब माता सीता को रावण हर लेता है तो भगवान श्री राम पहाड़ों से, नदियों से, वृक्षों से सबसे पूछते हैं कि किसी ने हमारे सीता को देखा है। तो वही बात है दोस्तों, जब विरह अवस्था होती है, जब व्यक्ति कामी हो जाता है तो उसे कुछ नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। तो वही बात यक्ष से भी है। यक्ष मेघ को विवादित, पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न मानते हैं। कालिदास कहते हैं कि जो यक्ष हैं वो जो है मेघ को कहते हैं कि ये जो मेघ का वंश है वो पुष्कर आवर्तक वंश में है। वह पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है यक्ष जो है मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति और स्वेच्छा अनुसार आकृति धारण करने में समर्थ बताता है। जी हाँ दोस्तों, मेघ को जो सोच के आप देखोगे वही दिखाई देता है। कभी कभी आसमान में देखिए एकटक, उसके बाद अपने मन को सोचिए तो मेघ कभी घोड़ा, कभी शेर, कभी हाथी, कभी मनुष्य, कभी वृक्ष, कभी पहाड़, किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तो वही यक्ष जब उसको देखता तो कहता है इंद्र के समान ये हैं, और जो भगवान इंद्र हैं जैसे वो स्वेच्छा से, क्योंकि बारिश करने वाले इंद्र ही तो बारिश करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और मेघ के द्वारा बारिश होती है, वर्षा जो होती है मेघ के द्वारा होती है। तो वही कहें कि इंद्र का प्रमुख व्यक्ति यानी वर्षा करने वाले, चाहे भगवान इंद्र करें चाहे बादल से कराएं, तो वही कहते हैं कि जो है वो प्रमुख व्यक्ति है और अपने स्वेच्छा के अनुसार अपनी आकृति बदलता है। तो इसीलिए उसे सजीव मान बैठा है। कौन? यक्ष। मेघ को संतप्तों का एकमात्र शरण बताया गया है और उससे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। यक्ष संदेश भेजते समय यक्ष कहता है कि जो लोग तपते रहते हैं, जैसे ज़मीन तपती रहती है, पेड़ सुखा जाते हैं, पहाड़ तपते रहते हैं और कितनी गर्मी पड़ती रहती है, गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो वही कह रहे हैं कि मेघ जो है इस संतप्तों का यानी जो लोग तप रहे होते हैं उनका एकमात्र क्या होता है? सहारा होता है, शरण वाला होता है, बड़ा उपकार करने वाला होता है। तो इसीलिए वह क्या करता है? अलका भेजता है। किसको? जो है मेघ को। और अलका भेजते समय उसे बहुत अच्छी तरह से उसके रास्ते को बताता है, उसे क्या क्या करना है सब उसके बारे में वह बताता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहाँ के महल धवल हैं। अलका के महल कैसे हैं ये सब मेघ जो है दोस्तों ये सब यक्ष मेघ से बताता है। उसके बाद कहता है चातक पपीहा मेघ के बाईं ओर शब्द कर रहा है और कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है चातक पपीहा मेघ के किस ओर
किस ओर शब्द कर रहा है, तो बाईं ओर करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब जब हम सारा डिटेल यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ बस मोटी मोटी बातें हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। जब हम लोग श्लोकों का अध्ययन करेंगे सामान्य परिचय के बाद श्लोक का, तो उसमें हम आप लोगों को अच्छी तरह से इसके एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। अभी यहाँ पे तो गर्भाधान उत्सव काल के परिचय का आकाश में बगुलियाँ पंक्तिबद्ध होकर मेघ का सेवन करती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बगुलियाँ जो होती हैं गर्भाधान कैसे करती हैं, तो पंक्तिबद्ध होकर, और उसके बाद आकाश में पंक्तिबद्ध होकर बगुलियाँ करती हैं। और मेघ का सेवन कौन करती हैं, तो बगुलियाँ करती हैं। कैसे करती हैं, पंक्तिबद्ध होकर करती हैं। यक्षों का विश्वास के लिए वियोग, यक्ष को विश्वास है कि वियोग के दिनों की गणना एकाग्रचित यक्षिणी को मेघ अवश्य दे। वह अपने मन में ढाढ़स बनाता है, विश्वास करता है कि यह मेघ वहाँ तक जाएगा और हमारे बात को जरूर यक्षिणी तक पहुँचाएगा। यक्ष मेघ की भाभी बताता है कि वह जो यक्षिणी है वह तुम्हारी भाभी है। भातृ जाया यानी यक्षिणी, भातृ जाया किसे कहता है, यक्षिणी को कहता है। तो भातृ जाया से किसका संबोधन होता है, यक्षिणी का होता है। और किसकी भातृ जाया है यक्षिणी, तो मेघ की है। उसके बाद मानसरोवर जाने को उत्सुक तथा मार्ग में भूख मिटाने के लिए चोंच में मृगाल लिए हुए राजहंस मेघ का साथी होंगे। कहता है यक्ष कि तुम अकेले नहीं जाओगे, और जैसे ही बारिश होने लगेगी वैसे ही सारे जो हंस हैं इधर उधर फैले हुए हैं वो सब लोग मानसरोवर चले जाएंगे और तुम्हारे साथ ही जाएंगे, और अपने साथ अपने चोंच में मृगाल भर के ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों से युक्त रामगिरी से मेघ विदाई लेता है। मेघ उत्तर दिशा की ओर उन्मुख करके अपनी यात्रा का आरंभ करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघ कहाँ से विदाई लेता है, यक्ष से विदाई लेता है। कहाँ से, रामगिरी पर्वत से यक्ष से विदाई लेता है, और जो है वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा प्रारंभ करता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ है दिग्गनागाचार्य सुबंधु के शिष्य, दिग्गनागाचार्य वसुबंधु के शिष्य थे। कौन, दिग्गनागाचार्य। और यहाँ पे मल्लीनाथ ने दिग्गनाग को कालिदास की प्रतिद्वंदी माना है। क्या है, प्रतिद्वंदी माना है, जिन पर कालिदास ने व्यंग किया है। क्या कालिदास ने व्यंग किया है, ये मल्लीनाथ के जो है टीकाओं में लिखा हुआ है। रामगिरी आश्रम गीले स्थल वेतों से युक्त है। रामगिरी आश्रम कैसे है, वह गीले स्थल वेतों से युक्त है। इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से दी गई है। किससे, इंद्रधनुष के समान इंद्रधनुष धारण किए हुए श्यामल मेघ की उपमा किससे, श्री कृष्ण से। कैसे, श्री कृष्ण गोप वेशधारी श्री कृष्ण से दी गई है। जब वो गायों के साथ जैसे गाय चराने जाते थे तो श्री कृष्ण भगवान सांवले हैं और गाय गोरी रहती हैं, सफ़ेद रहती हैं, तो वहाँ पे वो ऐसे चिपके रहते हैं, तो उससे उनकी उपमा दी गई है। उसके बाद यहाँ मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। सर्वप्रथम कौन प्रदेश पड़ता है, माल प्रदेश पड़ता है। कौन सी नदी पड़ती है, कौन सा जो है पर्वत पड़ता है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी, रेवा नदी पड़ती है, माल प्रदेश पड़ता है, और आम्रकुट पर्वत पड़ता है। सबसे पहले थोड़ा पश्चिम में पड़ने वाले माल प्रदेश में वर्षा कर वहाँ की भूमि को सुगंधित करता हुआ मेघ पुनः उत्तर की ओर चला जाता है। कहाँ जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है। तो उसके बाद मेघ ने उत्तर की ओर जाता है दोस्तों। तो मेघ ने आम्रकुट पर्वत की दवाग्नि पहले बुझाई है। तभी कह रहे हैं ना, सबसे पहले माल देश पड़ता है। कौन, सबसे पहले माल देश, उसके बाद आम्रकूट पर्वत पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे रेवा नदी पड़ती है। कौन, रेवा, रेवा को नर्मदा भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ है कि मेघदूत ने आम्रकूट पर्वत की दवाग्नि यानी जो उसमें उसकी अग्नि है वो सबसे पहले बुझाई। इसीलिए मित्रता के कारण आम्रकूट जो पर्वत है वह सिर पर
चोटी धारण करेगा। किसको? मेघ को। आम्रकूट पर्वत की दवा, जब बारिश करोगे तो उसकी अग्नि बुझेगी, तो वह तुम्हें मित्रता के कारण अपने सिर पर धारण करेगा, अपने सिर पर बैठाएगा। मेघ की यात्रा का पहला पर्वत आम्रकूट पर्वत है। प्रोफेसर विल्सन ने आधुनिक अमरकंटक में जो नर्मदा का उद्गम है उसको ही आम्रकूट मानते हैं। क्या? आम्रकूट मानते हैं दोस्तों। इसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, संशय हैं, तो उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। पेपर में जो दिया रहे उसी ऑप्शन के अनुसार से लगाना है। आम्रकूट पके हुए आम्र से युक्त आम्र वृक्षों वाला पर्वत है, इसीलिए उसका नाम आम्रकूट पड़ गया है। मेघ द्वारा चोटी पर आसानी से आसीन होकर, आसीन का मतलब बैठकर, मेघ द्वारा चोटी पर आसीन हो जाने के कारण आम्रकूट पर्वत पृथ्वी के स्तन के समान शोभा प्राप्त करता है, जो देव दंपतियों द्वारा दर्शनीय है। क्या? यहाँ पे जो है कालिदास कहते हैं कि जब तुम आम्रकूट पर्वत पर धारण करोगे तो उसकी जो पृथ्वी की स्तन के समान तुम दिखाई दोगे। तो पृथ्वी के स्तन के समान किस पर्वत को माना गया है? तो आम्रकूट पर्वत को माना गया है दोस्तों। और यहाँ पे है कि आम्रकूट पर्वत के कुंज वनवासियों की स्त्रियां द्वारा उपयुक्त होगे तुम। क्या? उपभुक्त होगे, यानी उपभोग किए जाओगे। मेघ के मार्ग में पहली नदी कौन सी? रेवा नर्मदा नदी मिलती है, जो विंध्य पर्वत की तलहटी में के हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान फैली है। ये भी पूछा जाता है कि हाथी के समान चित्रकारी किस नदी का वर्णन किया गया है? तो हाथी के समान जो है चित्रकारी इस नर्मदा नदी को कहा गया है। नर्मदा नदी कहाँ तक फैली है? तो विंध्य पर्वत के तलहटी में फैली हुई है। उसके बाद नर्मदा का जल हाथियों के मत जल से सुगंधित तथा जामुन के कुंजों से अवरुद्ध है। ये भी पूछा जाता है नर्मदा की जल कैसे सुगंधित है? तो हाथियों के मत जल से और जामुन के कुंजों से अवरुद्ध होने के कारण क्या है? सुगंधित है। सिद्ध जनों की स्त्रियां मेघ के कंपन से भयभीत होकर अपने प्रेमियों को आलिंगन करेंगी। मेघ कहता है, यह कहता है जब तुम गरजोगे तो सिद्ध जनों की स्त्रियां जो दूर दूर जा रही हैं वो जब गरजोगे तो अपने प्रेमी को का आलिंगन कर लेंगी, लपक जाएंगी। तो इससे जो उसके प्रेमी हैं वो तुम्हें बहुत बड़ा उपकार करेंगे। उसके बाद रेवा को पार कर मेघ दसाण देश पहुंचता है, जिसे विल्सन ने आधुनिक छत्तीसगढ़ माना है। यह एक प्राचीन जनपद है। इसकी राजधानी विदिशा थी। कहाँ थी? राजधानी विदिशा थी। दसाण देश की, ये पूछता है दसाण देश की राजधानी कहाँ है? विदिशा है। आधुनिक कहाँ माना जाता है? छत्तीसगढ़ में माना जाता है। तो आज यहीं छत्तीसगढ़ तक रहने देते हैं दोस्तों। आगे के भाग में हम लोग आगे के देश को, आगे नदी में कहाँ जाता है, इन सब का जो है सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस श्लोकों का जो है अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे साथी हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। इसी कामना के साथ दोस्तों, नमः संस्कृताय। धन्यवाद।